1500, 1000 and 2000. Opening stock is 200, 300 and 150, and the closing stock is 100, 160 and 200. ये तीन डेटा आपको दिए, and some additional information is also provided. The purchases were made at the total cost of 92,000. यानी कि ये सारी की सारी परचेज मिला करके कितने की हो रही है? 92,000 की, क्योंकि यहाँ पे तो आपको उसने यूनिट्स में दिया है. रेवेन्यू मैच करा रहा है कि सारी परचेजेस का रेवेन्यू इज 92,000. द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज द सेम इन द ईच डिपार्टमेंट. फिर बोलता है कि ये जो आपका परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है ये सारे डिपार्टमेंट का एक जैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं. दूसरी इंफॉर्मेशन है. तीसरी है कि परचेजेज एंड सेल्स प्राइसेस आर कांस्टेंट ओवर द लास्ट 2 years. कि परचेज और सेल्स के प्राइस में 2 सालों से कोई बदलाव नहीं है, यानी जितने का हम खरीद पा रहे थे और जितने का बेच पा रहे थे वो एज इट इज कंटिन्यू. फर्दर एक इंफॉर्मेशन आपको देता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द डिपार्टमेंट ए ₹20 per unit, डिपार्टमेंट बी ₹25 per unit and डिपार्टमेंट सी ₹30 per unit. And prepare the departmental accounts. उसने अब आपको एक सेल प्राइस दे दिया इन द यूनिट्स. तो अगर सेल प्राइस इन द यूनिट्स दिया हुआ है तो आप जल्दी से क्या ढूंढ सकते हैं? रेवेन्यू ऑफ द सेल्स. तो रेवेन्यू ऑफ द सेल्स आपको जब मिल जाएगा तो रेवेन्यू ऑफ सेल्स से फिर आप रेवेन्यू ऑफ परचेसेस घटा देंगे तो दैट इज द प्रॉफिट. यही तो होता है. रेवेन्यू ऑफ सेल से रेवेन्यू ऑफ को घटा दीजिए आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट. हाँ, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए सबसे इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, नोट करते जाइए और कोशिश करिए साथ ही साथ करते चले. हम लोग इसको 15 मिनट के अंदर फिनिश कर लेंगे. एक तो आप सीधे सीधे अपना वही पुराना एक स्टेटमेंट टाइप का बना लीजिए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि बाकी तो इन्होंने आपको कोई खर्चे दिए ही नहीं है कि आगे क्या खर्चे हो रहे हैं, कुछ नहीं दिया है. सिर्फ सेल, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, बस. बाकी कोई खर्चे आपको दिए नहीं. देन देयर इज नो इशू. फिर आपके लिए कोई झगड़ा नहीं है कि ना कोई सैलरी है ना कोई कुछ और है. ठीक. तो ट्रेडिंग तक से आपका काम हो जाएगा. तो यू मे राइट डाउन द हेडिंग द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, particulars A, B, C and the total means 4 columns other than the particulars in the debit and same as in the credit. Particulars A, B and C with total. ये आप प्रोफार्मा तैयार कर लीजिए फटाक से, जल्दी से कॉपी में अपनी रफ. ये आपने तैयार कर लिया. अब आपको करना क्या है? स्टॉक, सबसे पहला काम कि स्टॉक पता हो हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग. फिर उसके बाद में सेल्स पता हो. फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें पता हो. अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्टॉक है ये तो आपको गिवन है इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स. अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इन द टर्म्स ऑफ revenue. In the terms of revenue you have to convert it. उसने बोला है आपको the gross profit ratio on sales is 20%. Now you have the selling price per unit. इस पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो बता रहा है, तो इसका 20% निकाल दीजिए. 20 रुपए का कितना आएगा? यस, 20% of ₹20, 20% of ₹25 and 20% of the ₹30. In the case of डिपार्टमेंट ए 4 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा एज पर द जीपी रेशियो. In case of the department B, ₹5 profit, which is the 20% on 25, which is the selling price. And in the case of department C,
आपको कितने का मिलेगा? इन द केस ऑफ डिपार्टमेंट सी यू विल गेट 6 रुपीज फॉर द प्रॉफिट। तो अगर ये प्रॉफिट है और सेल्स की यूनिट कॉस्ट आपको पता ही है, सेल्स की यूनिट कॉस्ट आपकी एक की 20 है, एक की 25 है और एक की 30 है, तो सेल्स में से प्रॉफिट आप घटा दोगे तो यू विल गेट द परचेस प्राइस। उसने डायरेक्टली आपको बोला है ना कि दी जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है ये बात सबको? प्लीज ये बात समझ आ रही है? यस सर। हम्म। तो आपको क्या मिल गया अब? कॉस्ट प्राइस ऑफ द डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, विच इज ₹16 फॉर द डिपार्टमेंट ए and ₹20 for the department B and ₹25 for the department C। ये तीन आपको परचेज प्राइस मिल गई है। नाउ यू हैव द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है ऑलरेडी। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कि ए का 200, बी का 300, सी का 150। तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए अपनी कॉस्ट को। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 16 और 300 मल्टीप्लाई बाय 20 और तीसरी क्या है 150। 150 मल्टीप्लाई बाय 24। तो यस टेल मी द ओपनिंग कॉस्ट। जल्दी जल्दी से काम करो यार। यस टेल मी द ओपनिंग कॉस्ट। Means the opening stock for the department A, B and C. $3,200 for the A is correct. 6,000 for B is also correct. And 3,600 for the C. तो ये तीनों की तीनों आपने रेवेन्यू टर्म्स में डिफाइन कर लिया अपनी यूनिट वैल्यूज को फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जैसे ही आपने इन तीनों को डिफाइन किया तो फाइनल टोटल में इन तीनों का टोटल लगा दीजिए आगे बढ़ के चौथे कॉलम में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? परचेजेस। क्या परचेजेस भी आपको गिवन है? हाँ गिवन है साहब। तो अगर गिवन है तो उनको भी ये आपने तो अब जान ही लिया है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करो भैया। देखो जल्दी जल्दी से करो, सारे लोग करो और भी लोगों के जवाब आने चाहिए। दिस इज द ऑल आर द फ्रेश माइंड्स। तो कैलकुलेटर लेके बैठिए, फटाफट काम करिए। चलिए जल्दी बताइए बेटा। दूसरे टॉपिक्स पे हम लोग को जाना है। यस 24,000, 20,000 एंड 48,000। बिल्कुल ठीक है। ये आपकी परचेजेस हो गई। अब एक काम करता हूँ मैं, दो आइटम डिस्कस हो गए। अब मुझे जल्दी से बताइए इन दो चीजों को जो ढूंढने का हम लोग का प्रोसेस था उसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले सवाल पूछ लो। इज देयर इज एनी डाउट? इज देयर इज एनी डाउट बेटा?
ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है उसको हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से। तो उसने आपको कंडीशन दी, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज द सेम इन द ईच डिपार्टमेंट। ओके, तो 20% कहाँ से वर्कआउट हुआ? करेक्ट। तो 20% के वर्कआउट के लिए, गुड क्वेश्चन, ये 20% के वर्कआउट के लिए, बिकॉज इट इज द आउटकम ऑफ द रिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड परचेज। तो टोटल सेल्स और टोटल परचेज आपके पास कितनी है, इसको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि जो जीपी रेशियो दे रहे हैं आपको, साथ ही साथ आपसे कुछ काम भी कराना चाहते हैं और कोई एक सपोर्टिंग फिगर दे रहे हैं, सेपरेट फिगर्स नहीं दे रहे हैं आपको। सेपरेट फिगर्स अगर परचेजेस की आपको अलग अलग दे देते तो कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने एक लमसम फिगर दे दी कि सारी खरीद कितने की हुई, 92,000 की। तो सेल्स को आपको यूनिट वाइज दाम दे दिए, तो सेल्स आप हर यूनिट का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी जो यूनिट वन है उसमें 1,500 यूनिट्स हैं ए में, तो इसकी सेल प्राइस है 20, तो अब जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट बी की 1,000 और इसकी सेल प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट थ्री की यूनिट्स है 2,000, इसकी सेल प्राइस है 30, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल सेल as per the revenue as the for the ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर ली। तो टोटल प्राइस 1,15,000 एंड टोटल परचेज प्राइस यू हैव, दैट इज 92,000।
सर चलेगा क्या? हेलो, आवाज मिली बेटा? यस सर। हाँ, अब आ रही कनेक्शन है। चला गया था। यस यस, कनेक्शन चला गया था बेटा। ठीक है, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा सा, तो बिल्कुल ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। दैट वाज, लाइट भी चली गई है मेरे यहाँ, तो कनेक्शन चला गया था, इसलिए थोड़ा सा इशू था। मैं कैमरा बंद ही कर देता हूँ, नहीं बड़ा डरावना सा दिखा, ठीक है ना? तो अ, हम लोग is, are you getting the voice? Is, are you getting the voice? हेलो। Yes, sir. यस। यस सर। ओके बेटा, आज Yes, थोड़ी sir. यहाँ पर हमको नेटवर्क नेटवर्क में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते रहिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा जहाँ भी कुछ ब्रेक हो या ब्रेक डाउन हो तो उसके बाद वहाँ मैं रुक जाऊँ, आगे फिर अच्छे से बात शुरू हो। तो हम लोग जीपी रेशियो को ढूंढ रहे थे, तो जीपी रेशियो में फटाफट से करिए आप कि यूनिट्स जितनी हैं उनको मल्टीप्लाई करिए विद द सेल्स। तो पहले का मिल जाएगा 30,000, दूसरे का 25,000 और तीसरे का 60,000। और इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो यू विल गेट द टोटल सेल्स रेवेन्यू इज 1,15,000। ठीक, सोल्ड यूनिट से डायरेक्ट ले रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में परचेज की उसने टोटल रेवेन्यू आपको दी हुई है 92,000। तो while subtracting the sales, while subtracting the purchases from the sales, you will get the profit। पुराना फॉर्मूला है ना, सेल्स एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट। तो आप जो आपकी परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, उसको घटा दीजिए, तो विल गेट 23,000। and this 23,000 if is the profit, then it is the numerator, and the denominator is 1,15,000, then you will get the 20%। करके देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाए हम लोग। इज इट ओके? ऐसे हम लोग को 20% मिला। ठीक, ओके। तो ये 20% जैसे आपको मिल गया, तो इसको आपने पर यूनिट पे अप्लाई कर दिया, तो पर यूनिट की परचेज प्राइस मिल गई, जिससे आपने परचेजेस अपनी बना ली, आपने अपनी ओपनिंग स्टॉक बना लिए हैं। अब आपको किधर आगे बढ़ना है? सेल्स पर और क्लोजिंग स्टॉक पर। तो अब हम लोग का काम क्या होना चाहिए कि हमको क्लोजिंग स्टॉक भी मिला हुआ है, परचेसेस भी मिली हुई है, और एजम्पशन हमने डाला कि अगर क्लोजिंग और ओपनिंग नील है तो जो हमने खरीदा होगा वही बेच दिया। लेकिन ये तो एक एजम्पशन है, रियल में ऐसा हुआ नहीं। तो रियल में अब आपको अपनी सेल्स ढूंढनी पड़ेगी। व्हाट इज द यूनिट सोल्ड? यूनिट सोल्ड जो एक दफा पीछे भी हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में किया हुआ है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक, ये जब हम लोग रॉयल्टी कर रहे थे, कुछ आपको याद आ रहा होगा, उसमें जो रॉयल्टी में एक क्वेश्चन हम लोग का आया था, फॉर द रॉयल्टी ऑफ बुक पब्लिश्ड। तो उसमें रॉयल्टी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे अगेंस्ट द बुक सोल्ड। तो उसमें भी कुछ इस तरीके की बात हुई थी कि सम ओपनिंग स्टॉक वाज देयर, सम क्लोजिंग स्टॉक वाज देयर, सम प्रिंटेड बुक्स वर देयर, देन व्हाट इज द बुक सोल्ड नंबर। तो उसी तरीके का कुछ काम इसमें होगा कि ओपनिंग और परचेजेस को आप जोड़ेंगे और उसमें से आप घटाएंगे, उसमें से आप घटाएंगे अपनी क्लोजिंग को। मतलब जितना मेरे पास शुरू में था और फिर जो खरीद के आया उसमें से जो मेरे पास बचा रह गया है, इसके अलावा तो सारा बिक गया होगा ना, तो इससे आपको मिल जाएगी सेल्स की यूनिट्स।
फटाफट करिए. In the case A, the opening stock is 200, the purchases unit is 1500, and the closing stock is 100. So the unit sold is कितना होगा? Unit sold 1600. Clear? Yes, 1600. In this opening is 3. Purchase unit is 1000 and the unit sold में आपकी क्लोजिंग स्टॉक आपको घटाना है विच इज 160. ये जब आप घटाओगे बेटा तो इसमें आपको मिलना चाहिए 1140. 300 में 1000 लोग जोड़ेंगे तो देन वी गेट 1300 और उसमें से 160 लेस करना है. करेक्ट, 1000. हाँ, तीसरे का आपका आ जाएगा 1950 सी का. तो ये दीज आर द नंबर ऑफ द यूनिट सोल्ड. आप सारे लोग उतारते जाओ फटाफट जो मैं बोलता जा रहा हूँ. फिर हेलो, am I audible? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोल्ड स्टॉक को आप सेल प्राइस गिवन है से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो अब आपको रियल सेल्स की फिगर्स मिल जाएंगी. ठीक, तो आपका यूनिट सोल्ड पहले में निकल के आया है 1600. इसको मल्टीप्लाई कराइए तो यू विल गेट द 32,000 आज सेल्स. दूसरे वाले में आपको सेल्स यूनिट मिल गए हैं 1140. तो इसको इसकी सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कराइए तो यू विल गेट 28,500. एंड इन द थर्ड केस
1950 इज द यूनिट सोल्ड। जब उसको आप उसके रेस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब 30 रुपए से, तो यू विल गेट 5850। ये अब आपकी सेल्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये आपकी सेल्स की वैल्यूज आ गई हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बताइए फटाक से हमको। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पहले केस में है आपका 100, और इस 100 पर हम कितने रुपए से मल्टीप्लाई करें बेटा तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो? 20 रुपए से, 16 रुपए से, दो फिगर है हमारे पास। यस, 16 रुपए से होगा, क्योंकि इस पे प्रॉफिट लोडेड नहीं है। क्लियर? पर प्रॉफिट लोडेड नहीं है, यही तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। ठीक, तो इसमें से जो प्रॉफिट लोडेड नहीं है उसको हटाओ, 16 से मल्टीप्लाई करो, तो क्लोजिंग स्टॉक इन द रियल आपका कितना का वैल्यू करेगा? पहले केस में 1600, दूसरे में 3200, और तीसरे में 4800। कंपोजिट टोटल फिगर्स आपको लगानी है। अब एबीसी का सारा डेटा आपके पास है, तो जल्दी से आप ग्रॉस प्रॉफिट वर्कआउट कर लीजिए, कितना आ रहा है से। यस, हाँ यस, 6200 पहले केस में, 5700 दूसरे केस में, और 11700, नो नॉट 7, 11700 तीसरे केस में। देखो आपको सी में ओपनिंग स्टॉक होगा 3600 का, और सी में परचेजेस है 48,000 की, और सी में सेल्स है 58,500 की, और सी में क्लोजिंग स्टॉक है 4,800 का। तो राइट हैंड साइड का टोटल बनेगा आपका 63,300। और जब इसको आप इधर ट्रांसपोर्ट करोगे और उसके बाद इसमें से ये सी की डेबिट बैलेंसेस घटाओगे, तो देन यू विल गेट 11,700। करते चलना बच्चों साथ में। यहां तक की बात क्लियर हो गई है? प्लीज रिस्पॉन्स। यहां तक की बात क्लियर है? यस। तो अब आपको जो ये जीपी मिल गया है, तो अब आप ये चेक कर लीजिए जरा फटाक से कि ये जो जीपी है, क्या जो ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 20% वैसे वर्क कर रहा है? मीन्स चेक योर आंसर्स, इसको वैलिडेट कर लीजिए। अगर ये वैलिडेट हो जाता है, देन यू कैन से द वर्किंग इज क्वाइट गुड विच इज परफॉर्म्ड बाय यू। तो प्रॉफिट आपका पहले केस में निकल के आया 6400, आउट ऑफ व्हाट इज द सेल्स? 32,000। आपको तो जीपी रेशियो मिला था विच इज अगेन सेल्स, मीन्स 20% of the sales. So now you have to verify whether this 6,400 is the 20% of the 32,000। ये आपको वेरीफाई करना है। तो 6,400 डिवाइडेड बाय 32,000 इंटू 100, इसका परसेंटेज वर्कआउट करिए, तो देन यू विल सी यू विल गेटिंग 20%। मीन्स whatever the GP ratio you have calculated or considered while making the opening and closing stock nil was correct, and your working is in the same path। ये नॉर्मली आपको करेक्ट मिलेंगे। अगर किसी स्टॉक में कोई स्टॉक रिजर्व लग रहा है, कुछ और लग रहा है, तब थोड़ी दिक्कत आती है। ये आपकी क्लास से थोड़ा आगे की बात है, इसलिए उसको नहीं करेंगे। आप ऐसा देख लें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वर्कआउट द जीपी रेशियो व्हाइल कंसिडरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस निल। दूसरा वाला आजमा के देख लीजिए, उसमें भी 20 ही मिलेगा आपको। दूसरे वाले का जीपी है 5,700 एंड द सेल्स इज 28,500।
तो प्रॉफिट न्यूमरेटर सेल डिनोमिनेटर इंटू 100 एंड यू विल गेट 20%। एक आध लोग कल करके जरा इसको कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़े हम लोग। आ रहा है ऐसा ही? सेकंड का भी 20% आपको मिल रहा है? यस। तो नाउ यू आर क्वाइट श्योर, दोबारा बोल देता हूं मैं, आप पूरी तरीके से श्योर है कि जो आपने जीपी रेशियो निकाला था ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को जीरो मानते हुए वो सही था, वो सही था, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो आपकी वर्किंग इस क्वेश्चन से रिलेटेड नाउ इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, वो खत्म हो गई। ठीक है, अब कोई क्वेरी बेटा अगर आ रही हो आप में से किसी को भी, तो प्लीज मुझसे जल्दी से पूछ लेगा। 2-3 मिनट आप ले सकते हैं और आराम से देखिए, और कोई क्वेरी आ रही हो तो उसको रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करने वाले हैं। ठीक, फिर हम लोग बढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग की ओर। इज देयर इज एनी क्वेरी up to the sessions you have, be the member or be the participants of the sessions regarding departmental accounting, कि जो पीछे आपके जो भी 3-4 सेशन हुए आज को मिला के 4 हो जाएंगे ऑन द डिपार्टमेंट अकाउंट, इनमें कोई भी क्वेरी है तो उसको आप रेज कर सकते हो। सर सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट का काम क्या है? ओके, नाउ व्हाट इज दिस सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट? Second and third adjustment. Okay, the percentage of gross profit on turnover is the same in each department. ठीक है, purchase and sale price are constant for the last 2 year. ये बेटा additional informations हैं which may for the support of your to make any judgment, कि उसने ये बोला है आपको कि परसेंटेज ऑफ जीपी हर डिपार्टमेंट का एक जैसा है, कि कहीं जो आप ये 92 से और 115 से तभी तो हम काम कर पाए ना बेटा, कि जब हमको ये पता चल गया कि जीपी रेशियो एक जैसा है, तभी हमने तो टोटल सेल्स ले ली और टोटल परचेजेस ले ली। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये इसने ये मदद की कि हम टोटल सेल्स से टोटल परचेज को एडजस्ट करके जीपी रेशियो निकाल पाए। अगर ये मुझको एडिशनल पॉइंट नहीं मिलता, ये मिलता कि जीपी रेशियो में चेंजेस हो सकते हैं, तो हमको हर एक डिपार्टमेंट की सेल और परचेज के साथ काम करना पड़ता। समझ आती जा रही है बात? तब हमें हर एक की साथ काम करना पड़ता। उसने तो मुझे एक साथ दे दी तो मेरा काम आसान कर दिया कि मैंने एक टोटल सेल्स निकाली, फिर एक टोटल परचेज निकाली और उससे प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। अगर वो हमको इन्फॉर्मेशन ना देता तो हमें एजम्पशन डालना पड़ता कि सबके एक जैसे, तो हम ये काम कर पाते, वरना नहीं कर सकते थे। तब हमारे लिए काम बढ़ जाता। अब आपका क्वेश्चन है इसलिए मैं आंसर दूंगा बढ़ा हुआ भी। तब हमारे लिए काम बढ़ जाता। तब क्या बढ़ जाता, हमें ईच डिपार्टमेंट का सेल्स प्राइस निकालना पड़ता। रियल वाला वो तो हम निकाल लेते, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय द सेल्स प्राइस। अब परचेज प्राइस में ये जो यूनिट सेल करके जो आपने टोटल रेवेन्यू निकाला, इसमें से 20% हम लेस करते, तो हमें परचेज प्राइस ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट मिल जाती। तो हर एक का जीपी रेशियो अलग अलग हो जाता, काम बहुत पड़ जाता हमारे लिए। जैसे ही उसने मुझे ये बताया कि तीनों का एक जैसा है, तभी तो टोटल सेल्स को हम लोग टोटल परचेजेस के साथ मैच करा पाए। इज दैट क्लियर द यूज ऑफ द सेकेंड पॉइंट? This is nothing about the adjustment, it is the relative supportive information. Now the third point, purchases and sales price are constant for the last 2 years. उसने बोला कि परचेज और सेल्स के प्राइस ये पीछे की सालों से कांस्टेंट हैं। मतलब दूसरी मदद आपने उसकी वो इस क्वेश्चन ने आपकी ये की कि जो आपके पीछे के ओपनिंग स्टॉक चले आ रहे हैं या क्लोजिंग स्टॉक जो आपके ओपनिंग स्टॉक है, इनमें भी वेरिएबिलिटी नहीं है होगी। कारण
क्योंकि पीछे भी खरीद और बेच एक जैसी रही है। अगर पीछे की भी परचेज और सेल्स प्राइस एक जैसे हैं तो जो क्लोजिंग स्टॉक पिछली बार का है वही तो इस बार का ओपनिंग स्टॉक है। मतलब नो वेयर कोई चेंज नहीं है ओपनिंग कॉस्ट में और क्लोजिंग कॉस्ट में, क्योंकि चेंज हो सकता है बिकॉज द ओपनिंग बैलेंसेस आर द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, and if the purchases and the sales of the previous year is differ from the current year, then it may possible that the opening stock of this current year may differ from the value of this current year। समझ पा रहे हैं आप बात को? वहां पर फिर आपको एक एग्जेम्पशन डालना पड़ेगा अगर आपके पास डेटा पूरा प्रोवाइडेड नहीं है कि ये एक जैसा है, बाद में मैच कराना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों जगह पर आपके काम को आसान करने के लिए ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन दी। बात समझ आ रही है? इज देयर एनी डाउट? नो। चलिए, तो आपके तीनों एडजस्टमेंट अब हो गए ये हम बोल सकते हैं। ठीक ना? आपको जो डाउट चल रहा था यार ये सेकंड और थर्ड का तो कुछ हुआ नहीं, तो वो भी हो गए अब। So now we proceed towards the next session, which is regarding the branch account. Regarding the branch account. और किसी को कोई आ रही है तो पूछ यार, और मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, इसका सब काम है। कोई और किसी को कोई क्वेरी आ रही है तो प्लीज जल्दी से पूछ लें आप। किसी को कोई क्वेरी आ रही है तो पूछ सकते हैं। नो? तो चलो हम लोग ब्रांच अकाउंट क्यों चलते हैं। डिपार्टमेंट का आपने काम समझ लिया। इन द केस ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एक ही कंसर्न है और उसके जो है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, इनसे रिलेटेड हम लोगों ने काम किया और चीज़ों को जानने की कोशिश की। नाउ व्हाट आर द अकाउंटिंग डीलिंग्स इफ वी आर डीलिंग विद द ब्रांचेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द ब्रांचेस। ब्रांचेस में और डिपार्टमेंट्स में क्या फ़र्क है बताना पड़ेगा भाई, तब आगे बढ़ेंगे हम। क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप में से ढेर सारे लोगों को ये सब पता होगा या मोटा माटी अंदाजा तो होगा ही। तो बताइए ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? यस बताइए, द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। अरे यार कोई बताओ कि मुझे। ओके, डिपार्टमेंट कंट्रोल यूनिट है और ब्रांच एक वर्किंग यूनिट है। अच्छा जी, और कोई? और कोई? कोई और भी छोटा सा प्रयास करे जरूर। यस प्लीज ट्राई। नहीं, कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ आपको फटाक से। डिपार्टमेंट्स आर द कंट्रोल यूनिट्स, ये आपने बोला है। तो डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल यूनिट्स एज वेल एज दे कैन वर्किंग यूनिट्स ऑल्सो। अब आप देख रहे हैं ना कि एक डिपार्टमेंट ने एक सामान बनाया और दूसरे को भेज दिया, फिर दूसरे ने अपनी कुछ उस पर परचेजेस थी, कुछ और उसकी अपनी कॉस्टिंग थी, करा। तो ये तो तभी कर पाएगा ना वो कि व्हेन इट इज अ वर्किंग यूनिट। व्हेन इट इज अ वर्किंग यूनिट। तो डिपार्टमेंट भी वर्किंग यूनिट्स हो सकते हैं पर उनकी वर्किंग इंटरनल है।
और ध्यान दीजिएगा, उनकी वर्किंग इंटरनल है। दैट इज वाई यू कैन से दे आर द कंट्रोल यूनिट्स। इसलिए आप केवल बोल सकते हो कि वो कंट्रोल यूनिट्स है, लेकिन वर्किंग है। एक रॉ मटेरियल एक डिपार्टमेंट से चले दूसरे डिपार्टमेंट तक प्रोसेस होके कुछ और बन गया, तीसरे तक कुछ और बन गया, चौथे तक कुछ और बन गया, और पांचवे पे आके वो फाइनल प्रोडक्ट बना। तो हर लेवल पर वर्किंग तो हुई है, हर लेवल पर वर्किंग तो हुई है। तो वर्किंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी वर्किंग से है। कंट्रोल केवल इसलिए है कि आप ये बोल सकते हो कि वो बाहर वालों से डायरेक्टली डील नहीं कर रहा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ कुछ कामों के लिए वो बाहर वालों से डील भी कर सकता है जहां आपने उनको छूट दी हुई है, ठीक ना, थोड़ी बहुत किन्हीं कामों के लिए, allied services and all that. So the perfect if is the way to analyze the difference between the department and the branch is basically in the normal sense the branches are the offshore places of the businesses. कुछ अलग हट के उनके काम करने की जगह हैं जहां से वो अपनी जगह से अलग हट के काम कर रहे हैं, और वो सारी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिसका बाहर के कस्टमर्स को जरूरत है आपसे, वो सारे काम दे रहे हैं। तो कंट्रोल तो हो सकता है ना कंसर्न का वहां पर भी, एंड हियर द कंसर्न इज कंसिडर्ड एज लाइक अ हेड ऑफिस। यहां पर जो कंसर्न है वो क्या मानी जाएगी, हेड ऑफिस। एंड ब्रांचेस आर देयर परफॉर्मिंग एजेंट्स और द परफॉर्मिंग areas or the performing wings which are in assistance of such a head office, जो उनको मदद कर रही है हेड ऑफिस के काम को। तो एक हेड ऑफिस है जो कि काम को कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल तो करेगा ही ना वो। अब उसके पास 10 अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो सबको डायरेक्शन दे देता है कि इस ब्रांच को ये भेज देना, इस ब्रांच को ये भेज देना, इस ब्रांच को ये भेज देना। डायरेक्शन तो हेड ऑफिस से आता होगा ना, कि अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 5 और मेरे पास जो है 20 ब्रांचेस है, तो हम हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक ऑर्डर भेजते होंगे कि इस वाली ब्रांच को ये वाला सामान इतना, ये वाला इतना, ये वाला इतना। दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी एक लिस्ट भेज देते होंगे कि दीज आर माय ब्रांचेस और इनको ऐसे ऐसे आप भेज दो, हेड ऑफिस मत भेजो। नाउ वेयर इज द कंट्रोल, कंट्रोल एट द हेड ऑफिस। तो हम केवल ये नहीं बोल सकते कि डिपार्टमेंट आर द कंट्रोल यूनिट्स, तो पूरा कंट्रोल तो हेड ऑफिस से हो रहा है ब्रांचेस का भी। पर ब्रांचेस इज समहाउ कैरी सम स्पेशलिटीज। उनकी स्पेशलिटीज क्या है कि वो बाहर वालों से डायरेक्ट डील कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंसर्न और ऑन बिहाफ ऑफ द हेड ऑफिस। यानी आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट बेच देते हैं। बात समझ आती जा रही है? तो दो तरीके हैं इसके, कि आप जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो उनको करने को अलाउ करो, और उनकी जितनी बिग बेसिक अकाउंटिंग है जैसे सामान का भेजा जाना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, परचेज, डेटर, इनको आप ही मैनेज करो, और बाद में एक अकाउंट आपका पूरा बन के आएगा। तो दीज टाइप ऑफ ब्रांचेस आर कॉल्ड द डिपेंडेंट ब्रांचेस, जो डिपेंडेंट है। ठीक, ये डिपेंडेंट ब्रांचेस है। पर ये पिक्चर तो देगी, पर पूरी पिक्चर क्लियर नहीं देगी, क्योंकि सारा तो सब कुछ आप ही मैनेज करते चले जा रहे हो। आपने एक परचेज बनाया हुआ है, उसमें से 10 कॉलम बना दिए कि ये इस ब्रांच का, वो इस ब्रांच का, वो इस ब्रांच का, वो उस ब्रांच का। एक इंफॉर्मेशन आपने केवल कलेक्ट कर ली, लेकिन कंट्रोल, डायरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा का सारा आपके लेवल से हो रहा है, मींस एट द सेंटर प्लेस और द हेड ऑफिस। तो परफॉर्मेंस किस तरीके की आप मैच कर पाओगे उनकी, because you are performing all the activity, if you are providing the directions or you are making the administration, तो कैसी परफॉर्मेंस आप उनकी मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे। द मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक जो उनके पास पहुंचता है उसमें वो कितना वेस्ट करते हैं, कितना बचाए रहते हैं, साथ ही उनका डेटर मैनेजमेंट।
अगर आपने उनको क्रेडिट बेचने की छूट दी है तो वो जो क्रेडिट पे बेचते हैं उस पे कितना वसूल कर पाते हैं? सेल एफिशिएंसी, बस। लेकिन उनकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी, पूरी प्रोडक्टिविटी ये तभी बहुत अच्छे से मैच हो पाएगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स ट्रांसफर दे आर डिपेंड ऑन यू। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब उन्हें लगता हो कि नहीं यार ये सामान मेरे पास पड़ा रहता है तो इस मौके पे शायद हम बेच देते, तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं अपनी रिक्विजिशन स्लिप भेजूंगा तो वहां से 20 दिन में आएगा, तब तक तो ये कस्टमर चला जाएगा जिससे बात हुई अभी कि अभी जा रहा है 2 दिन बाद बम्बई। तो यार काश मेरे पास अपना स्टॉक होता, कुछ ऐसा होता तो मैं काम कर सकता था। तो ये जो बहुत सारे काश हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं कि जिनसे आपको द एवेन्यूज ऑफ द सेल्स और एवेन्यूज ऑफ द परफॉर्मेंस बढ़ रही है। अभी 2-3 मिनट हम लोग का ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत तो नहीं है, कम से कम डिस्कशन की थोड़ी सी बात इसकी हो जाए। दीज आर द डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो एक दूसरा फॉर्मूला आता है इसमें, एक दूसरा थॉट है, दैट इज द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। एंड मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स आर पिकिंग दिस मेथड विच इज इंडिपेंडेंट, कि हर ब्रांच का अपना सेपरेट अकाउंट बनाया जाए और हर डिपार्टमेंट के अपने प्रॉफिट सेंटर हो, कॉस्ट सेंटर हो, जहां पर वो अपने काम को करें। ठीक, तो हम बहुत अच्छे से उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि इस मैनेजर के आने के कारण ये घटा, ये बढ़ा, तो इसकी परफॉर्मेंस या इसकी इफिशिएंसी भी टेस्ट हो सकती है। कुछ ब्रांचेस इस तरीके की हैं जो हेड ऑफिस से कंट्रोल हो रही हैं। देन कॉस्ट प्राइस से पे सामान को भेजती हैं और ये अलाउ किया जाता है उनको कि केवल कैश पे बेचे। कुछ ब्रांचेस इस तरीके की होती है जिन्हें हेड ऑफिस से सामान को भेजा जाता है कॉस्ट प्राइस पर, साथ ही वो कैश पे भी बेच सकते हैं और क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स विच आर प्रिवेलिंग इन द ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस में कई तरीके की चीजें काम करती रहती हैं। कुछ ब्रांचेस इस तरीके की होती हैं कि जिनकी बिलिंग इनवॉइस प्राइस पे की जाती है, कि जो हमारा सेल्स प्राइस है उसी पे हमने बिलिंग की हुई है, और उनको अलाउ किया हुआ है कि वो कैश भी बेच सकते हैं और क्रेडिट भी बेच सकते हैं। कुछ फुल्ली इंडिपेंडेंट है। तो इतनी तरीके की ब्रांच हो गई। तो जितनी तरीके की ब्रांच, अकाउंटिंग मोर और लेस लगभग एक जैसी है, थोड़े थोड़े चेंजेस आते चले जाएंगे एज पर द कंडीशन। ठीक, कुछ हमारी फॉरेन ब्रांचेस हो सकती हैं। तो इतनी तरीके की ब्रांचेस पे हमारा काम होगा। हाँ, अब आपको एक ध्यान रखना है केवल कि ब्रांच को आपने किस तरीके के अधिकार दिए हुए हैं। क्या उनके खर्चे भी आप उठा रहे हो? अगर उठा रहे हो तो फिर कोई आपको एक अलग से पेटी कैश टाइप का उनको देना पड़ेगा जिससे वो अपने खर्चे मीट आउट करें। वो एक अकाउंटिंग रजिस्टर या अकाउंटिंग पैटर्न आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेकंड, डेटर सिस्टम को कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसमें आपकी तरफ से क्या निर्देश है, क्या एग्रीमेंट है ब्रांच के साथ, कि कितने लेवल तक डेटर वो बना के रखे, डेटर रिकवरी पर क्या आप उनको कोई इंसेंटिव दे रहे हो। तो बेसिकली 3 टाइप्स, 3 तरीके के बड़े अकाउंटिंग के इसमें स्टेटमेंट या और यू कैन से द लेजर्स और या अकाउंट बनेंगे। जैसे एक तो होगा आपका डेटर का, बेसिकली जो आपका सामान का ट्रांसफर है, तो इसमें तो ब्रांच का एक अकाउंट बन जाएगा आपका। ठीक ना, कि ब्रांच को क्या सामान गया, ब्रांच से क्या सामान वापस आया, तो एक तो ब्रांच का बनेगा। दूसरा कौन सा बन जाएगा कि ये डेटर मैनेजमेंट, बिकॉज डेटर से ही आपको पैसे मिलने वाले हैं या उन्हें आप पैसे देने वाले हो, तो एक डेटर का है। तीसरा, अगर कोई कैश की बात है कि आप खर्चे उतार रहे हो, देन इट इज पेटी कैश, ये भी बनेगा। तो ये 3 तरीके के बनेंगे। क्लियर? तो हम लोग जल्दी से कल आप इसको अच्छे से देख के आइए, तो कल इससे रिलेटेड फर्दर जो भी कोशिश करेंगे हम लोग डायरेक्टली
किस पर चले जाएं, क्वेश्चंस पर। तो वहां से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और आज मेरा ये प्रयास होगा कि एक या दो क्वेश्चन हम आपको पिक्स में ग्रुप पर डाल देते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी क्लियरिटी इन द केस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग तेजी से बढ़ेगी। और हमारा टारगेट होगा कि अप टू द एंड ऑफ दिस वीक, मीन्स टुडे इज थर्सडे, तो आगे जो हमारी 2 क्लासेस हैं इसमें ब्रांच अकाउंटिंग की लगभग सारी बात हो जाए, कुछ छूटे ना, इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्किंग ऑल्सो। ठीक, पर ये आपके सपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा। ओके। एक बात बताइए, आप लोगों के जो एग्जाम आने दोबारा, इसका आप कोई पेपर होने हैं आपके, कितने होने हैं? यस बेटा।